हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, अपना चैप्टर 19 चल रहा था, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता के हमने स्तर भी देख लिए थे कि भाई कौन कौन से थे। प्रजाति विविधता थी, आनुवंशिकी विविधता थी, इसके अलावा पारिस्थितिकी विविधता थी। ठीक है। अब उसके बाद में इससे इसके बाद में हमने ग्लोबल बायोडायवर्सिटी यानी वैश्विक जैव विविधता का भी टॉपिक देखा था कि वैश्विक जैव विविधता के अंदर हमने देखा था कि वैश्विक जैव विविधता में जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, पादप और जंतु। पादपों के का भी हमने वर्गीकरण देखा था कि पादपों का वर्गीकरण है वो दो भागों में सॉरी, जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, पादप और जंतु। पादपों का किस किस में था, विषाणु, जीवाणु। ठीक है। फिर इसके अलावा कवक के रूप में भी था, यानी कि कवक यानी फंजाई के रूप में भी था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है। नग्न विधि, अलग्न विधि। ठीक है। और फिर उसके अलावा ये अलग अलग प्रकार से इसको हमने डिवाइडेशन देख लिया था। फिर उसके बाद में हमने जंतुओं का देखा था, जंतुओं के बारे में भी देखा था कि कौन कौन सा था जंतुओं का वर्गीकरण। दो जंतुओं का, वही विषाणु जीवाणु के रूप में तो हो गई। फिर इसके अलावा क्या था एनिमल्स का वर्गीकरण में, और क्या था भाई, स्तनधारी थे, पक्षी थे, सरीसृप थे। ठीक है। इसके अलावा सरीसृप थे, एम्फीबियंस थे यानी कि उभयचर भी थे। ठीक है। इसके अलावा मोलस्का थे। तो इस प्रकार से हमने इनका वर्गीकरण कर लिया था। वैश्विक जैव विविधता के बाद में हमने देखा था भारत में जैव विविधता, और भारत में पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में कि भारत में भी जो जैव विविधता है वही वैसे ही जीव रहेंगे जैसे विश्व में रहेंगे, बाकी विश्व में वैसे ही भारत में पाए जाते हैं। तो आप जैसा वैश्विक जैव विविधता में आपको बताया वैसा ही इंडिया की, बस नाम चेंज हो जाएगा, वहाँ इंडिया नाम आ जाएगा। तो जैसा मैंने एक वो वेन डायग्राम बनाया था ना, एक बीच में गोला सा करके उसके चारों तरफ ये अलग अलग बताए थे, वैसा ही डायग्राम आप भारत की जैव विविधता का अगर पूछे तो आप बता देना। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है जैव विविधता के सप्त स्थल, हॉट स्पॉट। जैव विविधता के सप्त स्थल, जैव विविधता के सप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट। देखिए, हॉट स्पॉट आखिर होता क्या है। कई स्टूडेंट्स तो इसको मोबाइल से ले लेते हैं कि मोबाइल में हॉट स्पॉट, ये एक हॉट स्पॉट अलग टॉपिक है कि देखिए हॉट स्पॉट का मीन्स होता क्या है वो देखते हैं अपन। हॉट स्पॉट का मतलब होता है किसी जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, किसी एक विशिष्ट चीज की सबसे ज्यादा आबादी पाए जाना, उसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट। जैसे कि अपन एक लेटेस्ट टॉपिक की बात करें तो स्टूडेंट, लेटेस्ट टॉपिक जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो मार्च के अंदर आया था ये, अप्रैल मई में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, अपना विकराल रूप ले लिया था इसने। और आपने देखा था कि इंडिया के अंदर कुछ जगह को हॉट स्पॉट घोषित किया था। ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र को किया था, दिल्ली को किया था, इसके अलावा बिहार को भी किया था। ठीक है। राजस्थान के कुछ एरिया को भी किया था। राजस्थान के कुछ एरिया को जैसे कि यहाँ पर किया था, जयपुर को किया था, जोधपुर को किया था, भीलवाड़ा को किया था, अजमेर को किया था। तो ये क्या थे, हॉट स्पॉट थे। तो हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि उन एरिया को, हॉट स्पॉट का मतलब है कि वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसीलिए उनको हॉट स्पॉट घोषित कर दिया। इसी प्रकार से हॉट स्पॉट यानी सब सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर जैव विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना, वही इसका सब सिस्टम होता है। कि किसी जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सब सिस्टम पाया जाता है, यानी हॉट स्पॉट पाया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, जैव विविधता सब सिस्टम कहलाता है। उसकी सब ज्यादा आबादी पाई जाती है। अब देखिए, पूरे विश्व में पहले कुल हॉट स्पॉट थे वो थे 29, लेकिन अब कितने हैं, कितने भाई, 34। वेरी गुड। तो अब पूरे के पूरे विश्व में, ठीक है, विश्व तो वैसे ही अपने आप में पूरा ही होता है,
विश्व में कुल हॉट स्पॉट है, सॉरी 34, कुल तप्त स्थल है 34, और जिसके अंदर इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कितने हैं? 3। भारत के अंदर जो तप्त स्थल है वो है 3। ठीक है, अब कौन कौन से उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंडिया के अंदर हॉट स्पॉट है 3। अब अपन कहते हैं कि हॉट स्पॉट का मतलब क्या है, ये हमने बता दिया। तो अब हॉट स्पॉट की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली चीज तो ये बुक में है नहीं, इसको मैं डिटेल से अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखिए कि हॉट स्पॉट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए स्टूडेंट, मान लो कि कोई जंगल है या कोई पहाड़ है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पादप है, वो रह वो वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, जीव जंतु अपना आश्रय लेते हैं वहां पर। ठीक है, लेकिन आज मानव की गतिविधियां, अगर इंसान को भनक लग जाए तो इंसान की गतिविधियां वहां शुरू हो जाती है। अपने स्वार्थ के लिए वो उन चीजों का उपयोग करना शुरू कर देता है। उपयोग भी थोड़ा बहुत करे वहां तक भी ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा उपयोग उसका दोहन या शोषण करना शुरू कर देता है। जैसे कि इलीगल पोचिंग कह सकते हो, जैसे कि हंटिंग बोलते हैं ना, शिकार करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इलीगल शिकार करना शुरू कर देता है, जिससे इन जीवों की संख्या में कमी आ जाती है, पेड़ पौधों को अंधाधुंध कटाई शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको सबसे संघोषित कर दी कि हाँ, ये पर्टिकुलर एरिया सुरक्षित है, यह गवर्नमेंट के अंडर में, यानी इसकी देखभाल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और इसका उपयोग कोई भी नहीं कर सकता, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता। हाँ, आप आ सकते हो, घूम सकते हो, इंजॉय ले सकते हो, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए इन क्षेत्रों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसका दोहन नहीं कर सकते। ये होता है तप्त स्थल। अब देखिए, किन क्षेत्रों को तप्त स्थल बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ तो होगी। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। पहला, कि उसमें कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की लगभग 0.5 स्थानबद्ध प्रजातियां वहां रहनी चाहिए। स्थानबद्ध प्रजातियां वहां निवास करनी चाहिए। 0.5% यानी लगभग 1500 प्रकार की प्रजातियां, स्थानबद्ध प्रजातियां, यानी जो एक पर्टिकुलर स्थान पर पाई जाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा, स्थानबद्ध प्रजातियों में। तो देखिए, कुल प्रजातियों की लगभग 0.5 यानी 1500 प्रकार की स्थानबद्ध प्रजातियां वहां पाई जानी चाहिए। सेकंड है, उसका 70% भाग उजड़ चुका हो, यानी कि एकदम जंगली एरिया होना चाहिए। वहां पर मानव की गतिविधियां न हो, यानी कि वहां पर इंसान निवास नहीं करने चाहिए। हालांकि ऐसी जगह पर रहते भी नहीं है, फिर भी वहां पर मानव गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह को क्या घोषित किया जा सकता है? तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट घोषित किया जा सकता है। पूरे विश्व में आपको बताया 34 है, इंडिया के अंदर 3। अब इंडिया के अंदर 34 हॉट स्पॉट है, जो कि हमारे धरती का लगभग 2.3% एरिया कवर किए हुए है। धरती का 2.3% क्षेत्रफल को कवर किए हुए है। अब इंडिया के अंदर 3 हॉट स्पॉट है, यानी कि 3 तप्त स्थल है। अब ये 3 तप्त स्थल कौन कौन से है, इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। इसको मैप से समझते हैं, मैप से इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, कि भारत में तप्त स्थल 3। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए, सबसे पहले अपन इंडिया का मैप बनाते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो आपको पता ही है। ये एरिया यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से ये हिमालय है, खूब लंबा पूरा है आगे तक। ये हिमालय का एरिया है, जो कि आप एसएससी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब भारत के तप्त स्थल में देखिए, सबसे पहला पूर्वी हिमालय पहला आता है तप्त स्थल में। कौन कौन सा है? पूर्वी
हिमालय, पहला सबसे पहला है पूर्वी हिमालय। अब देखिए पूर्वी हिमालय का एरिया कौन कौन सा है। अगर आपको मैप याद है तब तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। फिर भी आपको देखो याद तो रखना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट। तो देखो मैप में आपको पता है क्या है, सबसे पहले यहाँ सिक्किम होता है। सिक्किम के बाद में यहाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ आसाम, आसाम के नीचे नागालैंड, उसी के पास में होता है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, ये एरिया यहाँ तक मणिपुर आता है। और फिर यहाँ जा करके एक, ये पूरा का पूरा एरिया इतना इतना कवर है। इसका नाम है वेस्ट बंगाल। क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल को? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो ये एरिया है। देखिए इसको अपन ऐसे कवर कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इसमें थोड़ी शेड ला देते हैं ताकि ये एरिया, तो ये एरिया कौन सा है? पूर्वी हिमालय। ये है पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय के अंदर देखिए कौन कौन से एरिया आते हैं। सबसे पहला सिक्किम, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, फिर उसके बाद में नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर वेस्ट बंगाल। याद हो गया? ऐसा पूछ सकते हैं तो याद रखना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो याद। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। सेकेंड क्या आएगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, तो देखिए पश्चिमी घाट ये एरिया है। ये रहा एरिया, ये है पश्चिमी घाट। और फिर उसके बाद में तीसरा कौन सा है? इंडो बर्मा। ठीक है, इंडो बर्मा जेव विविधता सबसे। तीसरा है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, देखिए बचा हुआ एरिया इंडो बर्मा, ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार का है। ठीक है, जो इसमें इन देशों के नाम लिख दो जो भारत से जुड़े हुए हैं, चाइना और भारत से दोनों से जुड़े हुए हैं, उनके याद रखो। तो देखो मैप के हिसाब से देखो क्या क्या दो नाम हो गए। पहला इंडो बर्मा है, तो इंडो और बर्मा क्या? म्यांमार। तो इंडो यानी इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इसके अलावा मलेशिया, वेरी गुड। और बस यही है। ठीक है, तो ये है। थाईलैंड बता दिया था, थाईलैंड, कंबोडिया। तो देखिए याद रखने का तरीका है, ये जो है ना भारत है, यहाँ से ये एरिया इतना इतना पूरा का पूरा चाइना का है, इतना। और फिर ऐसे कुछ देश जो इंडिया के भी जुड़े हुए हैं, तो वो एरिया यानी कि इंडिया के साथ भी सीमा बनाते हैं, उन उनके नाम याद रखते हैं। अगर वर्ल्ड का मैप याद है तो कौन कौन से हो गया? भारत, बर्मा यानी म्यांमार, फिर चाइना। सिस्टमेटिक चलो याद याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। तो भारत है, म्यांमार है, चाइना है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है। ये 7 देश होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? तीसरा इंडो बर्मा। तो 3 प्रकार के हो गए। तो ठीक है, भारत में जैव विविधता सबसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा। तो इस प्रकार से ये आप मैप से भी याद रख सकते हो। पश्चिमी घाट में केरला का भाग आ जाएगा ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर जो पश्चिमी घाट है वो केरल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो अपना जैव विविधता सबसे स्थल का टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है स्थानबद्ध प्रजातियां। नेक्स्ट है स्थानबद्ध प्रजातियां, एंडेमिक स्पीसीज।
स्थानबद्ध प्रजातियां। तो स्थानबद्ध जैसा कि नाम से ये स्थानबद्ध यानी किसी स्थान, किसी एक पर्टिकुलर स्थान से बंधी हुई, उसे हम ठीक है। क्योंकि साइंस में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि काफी चीजें ऐसी है जो उसके नाम से ही ना उसका आंसर निकल आता है। तो स्थानबद्ध का बद्ध का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्थान से बंधी हुई। तो ऐसी प्रजातियां जो एक पर्टिकुलर स्थान पर ही पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थानबद्ध प्रजाति कहते हैं। ठीक है, यानी स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर स्थान पर पाई जाती है उसे हम कहते हैं स्थानबद्ध प्रजातियां। अब जैसे कि एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम में इसमें बुक के अंदर भी है, दो तीन याद रखना। जैसे लेमूर है, वो मेडागास्कर द्वीप के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा मकाका बंदर है, और मकाकारिसस बंदर है, वो कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट। तो यही आप याद रख लेना, जैसे नीलगिरी और मकाका मेकाक जो बंदर होता है वह कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट के ऊपर पाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए डोडो पक्षी है, वह मॉरिशस में पाया जाता था। ठीक है, कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण चेंज होने के कारण पर वह खत्म हो गया। अब जैसे कि मकाका रिसस है और नीलगिरी है, ये केवल पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा और कहीं यह नहीं पाए जाते। अब स्थानबद्ध प्रजाति का कारण क्या है कि भाई ये प्रजातियां स्थानबद्ध है, यानी एक ही जगह पाई जाती है, और जगह क्यों क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जो प्रजाति एक ही जगह पाई जाएगी वो संख्या में कम होगी, सीधी सी बात है। वो कल कभी भी खत्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, यानी कि विलुप्त हो सकती है। इसका कारण, लेकिन अगर उसको सारे के सारे जगह पर फैला दिया जाए तो वो आपस में प्रजनन करके और अपनी संख्या बढ़ा सकती है, और फिर उसके बाद में इस प्रकार की प्रजातियां है वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे मनुष्य है, अब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, तो कारण ये, अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण मुख्य रूप से उसके अनुकूलता, एडेप्टेशन, वातावरण के प्रति अनुकूलता। जैसे मेकाक बंदर है, नीलगिरी है, ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके साउथ के अंदर जो पश्चिमी भाग है, घाट है, वही का वातावरण इनके साथ सूट होया हुआ है। यह दूसरे वातावरण में जी नहीं सकते, इसको चाहे भारत में या कहीं पर भी ले जाओ। ठीक है, तो उनको वो और वातावरण सूट करेगा ही नहीं। ये केवल इसी वातावरण में जन्मे हैं और इसी वातावरण में पले बड़े हुए हैं, और वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। अब देखिए डोडो पक्षी जो था, जो मॉरिशस में पाया जाता था, तो उसका रीजन क्या हुआ कि वह विलुप्त हो गया, यानी एक्सटिंक्ट हो गया। उसका रीजन यही था कि धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आता गया, और उस परिवर्तन के दौरान यह डोडो पक्षी भी अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया, उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाया, और न ढाल पाने के कारण ही आज वह विलुप्त हो गया, विलुप्ति की कगार पर पहले पहुंच गया था और विलुप्त भी हो गया, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आज शायद 23 साल पहले एक बार दिखाई दिया, फिर उसके बाद में किसी को भी नहीं दिखाई दिया। शायद हो सकता है कि उसकी प्रजाति भी विलुप्त हो गई है। तो ये है स्थानबद्ध प्रजातियां। ज्यादा अगर इसमें पूछ भी लेते हैं तो इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल बस ये याद रखना, ज्यादा नहीं पूछते, लगभग 1 नंबर का या 2 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक हो गया स्थानबद्ध प्रजातियां। एक चीज याद रखना, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? पूछा भी था, कौन सा है? वेरी गुड। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है भाई? गेंगेटिक डॉल्फिन, यही है ना? है गेंगेटिक ठीक है, नेशनल एक्वेटिक, या फिर वाटर भी लिख सकते हो, वाटर एनिमल, जिसका नाम है गेंगेटिक
डॉल्फिन पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है, गंगे डॉल्फिन। ठीक है, तो इस चीज को स्टूडेंट ध्यान रखना, बुक में भी लिखा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, एक नंबर के पूछते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता का महत्व है। अब देखिए, अपन देखते हैं बात कि जैव विविधता का महत्व क्या क्या है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। जैव विविधता का महत्व है। जैव विविधता का महत्व है। पहला है, अब जैव विविधता का महत्व है। हमने जैव विविधता के बारे में देख लिया कि हाँ, जैव विविधता यानी कि जीवों की, अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या, एक ही जीव को नहीं, विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव, जितने ज्यादा विभिन्न प्रकार के जीव होंगे वही उसकी उतनी ज्यादा जैव विविधता होगी। तो जैव विविधता का महत्व क्या है? देखिए, इस माना जाता है कि इस दुनिया के अंदर लगभग 40 लाख से भी लगभग माना जाता है 70 लाख से भी ज्यादा प्रकार की प्रजातियां रहती है, स्पीशीज रहती है, जिसमें से लगभग 40 लाख प्रकार की तो खोजी जा चुकी है, बाकी की अभी खोज जारी है। ठीक है, तो ये है जीव। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि जीव जो है वो जीव, वही कहते हैं जीवो जीवस्य भोजनम, यानी जीव ही जीव का भोजन है, यानी एक जीव दूसरे जीव को अपना पोषण देता है। ठीक है, सीधे रूप में या यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से इसको पोषण देता है। जैसे हमें पोषण कौन देता है? प्लांट देते हैं। ठीक है, और प्लांट को पोषण कौन देता है? छोटे छोटे एनिमल्स देते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो यानी कि एक जीव अपने भोजन के लिए या अपने रहन सहन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड होता ही है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे जीवों के बिना हम जीवित रह सकते हैं, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। तो जितने ज्यादा प्रकार के जीव होंगे उतने ही हमारी हमारे लिए यानी अन्य जीवों के लिए फायदा है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आर्थिक महत्व है। सबसे पहला है आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक वैल्यू। भाई, जितने ज्यादा अगर जीव होंगे तो आर्थिक महत्व है, यानी कि हमें उतने ही प्रकार के फायदे होंगे। ठीक है, जैव विविधता के कारण, कि जैसे कि हमें विभिन्न प्रकार के अनाज उपलब्ध हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की हमें दवाइयाँ भी उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, तो जो मवेशी है उनके लिए चारा भी उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, तो किस कारण से? जैव विविधता के कारण ही है ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर तो ऐसा कुछ इतना नहीं है। ठीक है, वैसे आप अगर बुक को पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैव विविधता का आर्थिक महत्व यही है कि देखिए, होता क्या है कि जैव विविधता, जैसे कि फसलों के अंदर अपन बात करें, होता क्या है कि अगर अपन एक फसल उगाते हैं तो उस हर फसल की एक विशेषता होती है, एक पद्धति की, वो पृथ्वी धरती के यानी मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों को देता है और कुछ पोषक तत्व देता है। अगर हम एक ही एक प्रकार के पादप को उगाए तो होगा क्या? एक पर्टिकुलर तत्व की कमी आ जाएगी और एक पर्टिकुलर तत्व हद से ज्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर या मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है जो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, उनका अनुपात बिगड़ गया है और मिट्टी क्या हो गई? इसमें स्टेराइल हो गई, यानी बंजर हो गई। इस मिट्टी को हम कहते हैं बंजर। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रकार के पादप उगाएंगे तो ये बताओ, क्या तत्वों की कमी होगी? नहीं होगी, क्योंकि मान लो कि एक पादप है, उसने लोहा लिया, आयरन लिया, ठीक है, कॉपर मैग्नीशियम दे दिया, दूसरे ने मैग्नीशियम दिया,
मैग्नीशियम दे दिया, दूसरा पादप उगाया, उसने मैग्नीशियम दिया, आयरन दिया पादप जमीन को, तो उसका संतुलन बना रहा है, नहीं बना रहा, अनुपात बना रहा ना। इसका मतलब ये है कि इसका क्या करता है, ये अनुपात बनाए हुए रखता है। कौन रखता है? जैव विविधता। तो इसका मतलब है कि अगर हम ज्यादा प्रकार के पादपों को जमीन में उगाएंगे, उतनी ही भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। अब मान लो कि अगर हमने केवल अनाज के अंदर, मान लो अनाज में केवल एक ही प्रजाति है, ठीक है, जैव विविधता नहीं है, एक ही प्रजाति है, जैसे मान लो खाली गेहूं ही है, ठीक है, अब हम गेहूं गेहूं खा रहे हैं, ठीक है, किसी कारण से पाला पड़ गया या फिर कोई रोग लग गया और गेहूं की सारी फसलें खत्म हो गई, तो हो गई मुश्किल। अगर और जैव विविधता रहे तो विभिन्न प्रकार के अनाज उपलब्ध है या नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, गेहूं नहीं, चावल खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, ठीक है, चना खा सकते हैं। तो ये फायदा होता है जैव विविधता से। क्लियर? तो इसका मतलब है आर्थिक महत्व में आ गया समझ में, इकोनॉमिक वैल्यू में समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है औषधीय महत्व है। सेकंड पॉइंट आएगा इसका, औषधीय महत्व है। औषधीय महत्व है, मेडिसिनल वैल्यू। औषधीय महत्व है कि आज के दौर में इंसान जिस प्रकार से युग चल रहा है, वैसे इंसानों की बीमारियां होना भी आम बात हो गई है। हर इंसान किसी न किसी, लगभग जो इंसान एक उम्र के बाद में किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता है। और उस बीमारियों, ठीक है, तो जो पादप होते हैं, अलग अलग पादप की एक विशेषता होती है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए सामर्थ्यवान होते हैं। अगर, तो इसी प्रकार औषधीय महत्व का मतलब है कि औषधीय पादपों के अंदर जैव विविधता होना। तो औषधीय पादपों में जैव विविधता का मतलब है कि औषधीय पादपों में जितने ज्यादा प्रकार के पादप होंगे, उतनी ज्यादा प्रकार की हमें औषधियां मिलेगी और उतनी ज्यादा प्रकार से हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो हल्दी है, अगर किसी के कहीं घाव हो जाए, लग जाए, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हल्दी लगाते हैं, ठीक है, एक एंटीसेप्टिक की तरह काम आती है। इसके अलावा खांसी जुकाम में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एलोवेरा, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए एलोवेरा है। इसी प्रकार से सर्पगंधा है, राउवाल के सर्पेंटाइल का, ठीक है, वो क्या करता है, ब्लड हाइपरटेंशन, बीपी, उच्च रक्तचाप है, उसके लिए उपयोगी है, ठीक है। इसके अलावा और भी अन्य प्रकार के, शतावरी है, गूगल है, ब्राह्मी है, शतावरी है, गिलोय है, ये किसके लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, बढ़ाने के लिए होती है, इंसान की बुद्धि के विकास के लिए उपयोगी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने के लिए होती है। तो कहने का मतलब है औषधीय महत्व, जितने ज्यादा प्रकार के जीव जंतु औषधीय पाए जाएंगे, तो हमें उनके अलग अलग प्रकार की औषधियां भी प्राप्त होगी। अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पर्यावरणीय महत्व है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय महत्व है, यानी पर्यावरणीय महत्व के अंदर देखिए कि जैव विविधता का पर्यावरण के प्रति भी काफी योगदान है। जैव विविधता यानी कि जो जीव होते हैं, यह कुछ भाग पर्यावरण से लेते हैं और कुछ भाग पर्यावरण को देते हैं, ठीक है। इसी पर जैसे कि पादप है, पादप क्या करते हैं, पर्यावरण से क्या लेते हैं, पादप क्या लेते हैं पर्यावरण से, यानी मिट्टी से क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, और पर्यावरण को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, यानी वायु को शुद्ध करके देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार, तो इसका मतलब कि जो पादप होते हैं, ये कुछ जीव होते हैं, कुछ जीव और पादप है, वह इको फ्रेंडली होते हैं, यानी पर्यावरण के मित्र भी होते हैं। तो इसी के अंदर अपन बात करते हैं, सबसे पहले है खाद्य श्रृंखला संरक्षण। तो पर्यावरण महत्व के अंदर सबसे पहले अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट था ना, पर्यावरणीय महत्व, जिसमें ए क्या है,
खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, यही तो है। तो इसमें आ जाएगा ए में, क्या आ जाएगा, हाँ, खाद्य श्रृंखला संरक्षण। आप अपनी बुक में देखो, यानी खाद्य श्रृंखला संरक्षण। अब इसको आप समझो, डिटेल से समझाता हूँ। फूड कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फूड चेन यही होगा। तो देखो, खाद्य श्रृंखलापन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? वेरी गुड। ठीक है कि हमारे इस, हाँ भाई बताओ खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला नाइन्थ क्लास के अंदर आप लोगों ने बताई भी थी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कि इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, अभी भी आप लोगों को बताया था ना कि हर ऑर्गेनिज्म पोषण के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, कि एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए या पोषण के लिए निर्भर है। एक, ठीक है, तो कोई जीव ये नहीं कह सकता कि आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मैं पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हूं, नहीं। हमें दूसरे जीव पर निर्भर होना ही पड़ेगा पोषण के लिए। हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो इसका मतलब, अब देखिए, इसका मैंने एक बताया भी था, जैसे मान लो ये है सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, सूर्य, ऐसे समझ लो। इसका उपयोग कौन करता है? पादप, प्लांट करते हैं नहीं करते? पादपों को कौन खाता है? मेंढक मान लो, मेंढक, मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को कौन खाता है? बिल्ली। ठीक है, बिल्ली को डॉग यानी कुत्ता, और कुत्ता को शेर, लोयन इसको लेता है। अब देखो, आपको पता है कि यह मेंढक क्या है, शाकाहारी है, हर्बीवोरस है। और यह क्या है, बिल्ली और कुत्ता, सर्वाहारी है, कार्निवोरस है। और शेर क्या है, मांसाहारी है। ये ओमनिवोरस है और ये कार्निवोरस यानी ये मांसाहारी है। अब मान लो कि मेंढक की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई, ध्यान से समझो, मेंढक की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई, ठीक है, या फिर एक बार अपन बिल्ली न लिख के केवल कुत्ता ही कर लिख देते हैं, ठीक है ना, डॉग ही लिख देते हैं। मेंढक की प्रजाति है, इसको छोड़ो। तो पादप को कौन खाता है? मेंढक, मेंढक को कुत्ता। अब सपोज करो कि कुत्ते की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई, ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला टूट गई या नहीं टूटी? अब शेर मेंढक को खाने कहाँ पहुंचेगा? ठीक है, अच्छा, शेर पेड़ पौधों को खा नहीं सकता, नहीं खा सकता ना शेर, तो इस तरीके से शेर भी मर गया, मर, ठीक है, क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि शेर की का लेवल इतना डाउन हो गया है कि वो मेंढक को खाएगा, और मेंढक को पकड़ भी नहीं सकता शेर, ठीक है। तो इसका मतलब खाद्य श्रृंखला यही टूट गई। लेकिन यही अगर इसमें जैव विविधता हो, मान लो कुत्ते की सारी प्रजातियां खत्म हो गई, तो शेर किससे काम चलाएगा? बिल्ली से काम चलाएगा, लोमड़ी से काम चलाएगा। ऐसी कंडीशन में होगा कि आप देखो नुकसान कितना होगा, कि कुत्ते सारे मर जाएंगे तो मेंढक को खाएगा कौन? तो फिर मेंढकों की प्रजाति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो फिर मेंढकों की प्रजाति यानी फ्रॉग की प्रजातियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पादप कम हो जाएंगे या नहीं होंगे? पादप, ठीक है, मेंढक की जगह आप चूहे लिख लो, ये ठीक रहेगा, मेंढक को छोड़ो, ठीक है। तो चूहे बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ये किन को खाएंगे? पेड़ पौधों को। जब ये पेड़ पौधों को खाएंगे तो पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, तो मनुष्य फिर क्या खाएगा? आया क्या समझे? फिर मनुष्य क्या खाएगा? शेर भी मारे गए फिर तो, ठीक है। तो यही अगर जैव विविधता हो, जैव विविधता हो, अगर मान लो, अब यही जैव विविधता हो, तो कुत्ते की जगह शेर किससे काम चला लेगा? बिल्ली से काम चला लेगा, लोमड़ी से काम चला लेगा, और किसी से काम चला लेगा, मतलब कुछ खा लेगा, तो इसकी भी प्रजाति बनी रहेगी, ठीक है ना। और इसकी प्रजाति भी हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कहने का मतलब आ गया क्या समझ में? तो जितने ज्यादा प्रकार के जैव विविधता रहेगी, खाद्य श्रृंखला सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अगर खाद्य श्रृंखला कहीं से भी टूट गई ना, आगे के जीव मुझसे मर जाएंगे, और फिर इधर वाले जीव बढ़ जाएंगे, यही तो होगा।
इधर वाले भी जीव की तो संख्या हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, इधर वालों की जीरो हो जाएगी, और ये बढ़ जाएंगे तो ये पौधों को नहीं छोड़ेंगे, तो पौधे सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये भूख से मर जाएंगे, ये एक दूसरे को खाएंगे, तो सब कुछ खत्म। कई बार सोचते हैं ना, अरे यार ये चूहे बहुत हो रहे हैं, इनको तो मर ही जाना चाहिए, ऐसे सोचते, गलत, उसको समझो। ठीक है, उनको समझाओ, आप ये खाद्य श्रृंखला बना के देखो, इनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी जिस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, तो हर जीव का इस धरती के ऊपर अपना ही एक महत्व है, हर जीव का। कई बार अपन सोचते हैं यार मच्छर बहुत हो रहे हैं, नहीं, उनका भी कोई ना कोई उपयोग है। ठीक है, तभी नेचर ने इन जीवों को रखा है, अन्यथा उनको जन्म ही नहीं लेने देता। ठीक है, तो कहने का मतलब है, पर्यावरणीय महत्व में सबसे पहला क्या आया था, कंजर्वेशन ऑफ फूड चेन, मतलब खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। आ गया क्या समझ में? तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला बची हुई रहती है। नेक्स्ट है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट साइकिल। बी है पोषक चक्र नियंत्रण। पोषक चक्र नियंत्रण देखो, पोषक चक्र का नियंत्रण कैसे करता है, कि हम, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताती थी, कि जितने भाई एक एक पादप अगर धरती में उगाएंगे, तो वह एक ही एक पर्टिकुलर तत्व लेगा, और धरती के अंदर पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, और धरती कैसी हो जाएगी, बंजर यानी स्टेराइल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, बंजर हो जाएगी। लेकिन यही जितने ज्यादा प्रकार के हम पादपों को धरती के अंदर उगाएंगे, तो क्या होगा, पोषक तत्व की पूर्ति धरती की होती रहेगी, और वो कभी भी बंजर नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण। अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण में क्या आएगा, कि जैव विविधता का सबसे बड़ा महत्व ये भी है कि यह पर्यावरण प्रदूषण को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, कि जैसे पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषित गैस होती है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और उसको फिल्टर करके हमें वापस ऑक्सीजन भी देता है। जैसे पादप कौन कौन सी गैस को शुद्ध कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन को भी कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन गैसों को फिल्टर करके वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। अब इसके अलावा मिट्टी के प्रदूषण को भी कम करते हैं कुछ पादप, जैसे कि मिट्टी के अंदर जो तत्व है उसको खाद के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक पादप है सदाबहार। ठीक है, एक पादप है जिसका नाम है सदाबहार, नाम सुना होगा, लाल रंग के पुष्प होते हैं ना उसके। तो वह क्या करता है, मिट्टी में टीएनटी, देखिए एक नाम सुना होगा आरडीएक्स, बम बनाने के लिए काम में आता है विस्फोट है, उसी प्रकार एक और होता है टीएनटी। ठीक है, टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो टोलवीन। ठीक है ना, तो टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रो टोलवीन, ये होता है उसका फॉर्मूला। ये NO2 इस पर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर इसका। तो ये इसको, तो देखिए टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रो टोलवीन मान, भाई जैसे कि कहीं पर सरकार क्या करती है, जैसे कि आपको पता है पोखरण में बम विस्फोट किया था एक बार गवर्नमेंट ने, परमाणु बम परीक्षण किया था पोखरण में। तो जब वो परमाणु बम परीक्षण करके भारत को ये भाई परमाणु शक्ति संपन्न तो बना दिया, लेकिन जितनी दूरी में वो परमाणु बम का इफेक्ट हुआ, वो मिट्टी आज बंजर हो गई है, और उस मिट्टी से लगातार रेडिएशन निकलती है। हम लोग ऐसे जा ही नहीं सकते इसमें, अगर वहां पर रहना स्टार्ट कर दे तो हम लोग खुद नष्ट हो जाए, क्योंकि उससे रेडिएशन आज भी लगातार निकल रही है, रेडियो एक्टिव किरणें आज भी निकल रही है। तो और वहां पर
पादप तो बहुत दूर की बात है, एक सूक्ष्म जीव, एक ठीक है, वो भी नहीं पनप सकता। पूरी तरीके से वो मिट्टी बंजर हो गई है। इसी प्रकार से जैसे कि युद्ध परीक्षण होता है तो वहां पर कई लोग बम परीक्षण वगैरह भी करते हैं। ठीक है, बम परीक्षण भी करते हैं, तो वहां मिट्टी के अंदर बारूद ही बारूद हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी कुछ पादप है, वह क्या कर देते हैं, फिल्टर करने का काम करता है। जैसे सदाबहार पादप क्या करता है, मिट्टी के अंदर अगर टीएनटी की मात्रा है तो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को नष्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे अपने कुछ टॉपिक। इसके अलावा देखिए, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक ये महत्व है, तो जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको लास्ट मतलब डिटेल से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, आज के लिए अपना टॉपिक इतना ही है। फिर नेक्स्ट क्लास में वो आपको बाकी का टॉपिक और जैव विविधता पर संकट वाला टॉपिक भी